हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। और हमारे फर्स्ट चैप्टर में मैंने 2 पार्ट वीडियो आपको बना के अपलोड किए थे, जिस पर बहुत सारे आपका प्यार मिला है। और ये हमारा पार्ट 3 आपको सुबह अपलोड किया जाता है, ये हमारा पार्ट 4 है। जी हाँ, क्योंकि कुछ टॉपिक मैंने कवर नहीं कर पाए थे, इसलिए मैंने 2-3 पार्टों को और मैंने जोड़ा है। इसको भी वॉच कीजिएगा। बाकी सभी आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मेरे प्यारे दोस्तों मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके वॉच कीजिए। और ये आपको नोट्स मिलेंगे, ऐसे नोट्स कहीं पर कोई ना देने वाला है, ना आपको मिलेगा। जी हाँ, इसका पीडीएफ में मैं आपको दे दूंगा, आपको नंबर मिल जाएगा, जाके वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। मैं जल्दी अपना वेबसाइट भी लॉन्च करने वाला हूँ। तो ये हमारा क्लास 12 का है, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट 4 है, जो कि क्लास 12 एनसीईआरटी का है, ठीक है। जीवों में जनन यानी कि क्लास 12 चैप्टर 1 इन हिंदी। चलिए यहाँ पे हम जानते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है। तो जिस जनन क्रिया में 2 जनक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। अगर कोई बोल देगा कि लैंगिक जनन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो जिस जनन क्रिया में 2 जनक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जब किसी संतान की उत्पत्ति में 2 जनक भाग लेते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। या फिर जब कोई भी संतान की उत्पत्ति होती है, यदि उसमें कितने जनक भाग लें, 2 जनक भाग लें, तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। तो लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिस जनन क्रिया में 2 जनक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जब किसी संतान की उत्पत्ति में 2 जनक भाग लेते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें युग्मकों का निर्माण के समय द्विगुणित जीवों की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें जब युग्मकों का निर्माण होता है तो उसके समय द्विगुणित जीवों की जनन कोशिकाओं में क्या होता है, हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री की विभाजन की जो क्रिया होती है वह केवल लैंगिक जनन में ही संपन्न होती है, अलैंगिक जनन में मेरे प्यारे बच्चों संपन्न नहीं होती है। एक आप लोग याद रखिएगा, हमेशा समसूत्री विभाजन हमेशा अलैंगिक जनन में होता है और अर्धसूत्री विभाजन हमेशा लैंगिक जनन में होता है, क्योंकि मैंने इस बात को 2-3 वीडियो में मैंने मेंशन किया था। अब हम लोग जानते हैं जीवन की प्रावस्थाएं, फेज ऑफ लाइफ, यानी कि फेज ऑफ लाइफ क्या होते हैं, जीवन की प्रावस्थाएं। देखिए, अगर हम अपने लोग की बात करें तो हम लोग का क्या होता है, जन्म होता है, और जन्म के बाद क्या होता है कि मृत्यु हो जाती है। तो इसके बीच कुछ ना कुछ हम लोग परिवर्तन करते रहते हैं। हम पहले 1 मीटर के थे, फिर 2 मीटर के हो गए, मतलब कि सेंटीमीटर में, सॉरी मीटर में नहीं, सेंटीमीटर में। पहले 10 सेंटीमीटर के, फिर 20 सेंटीमीटर के, फिर 50, फिर 70 सेंटीमीटर के हो गए। तो इसे जो सेंटीमीटर हम लोग बढ़ रहे हैं, हमारी ग्रोथ हो रही है और इसकी प्रावस्था की गई है, वही इसको क्या कहते हैं, जीवन की प्रावस्था। यानी कि कोई भी जीव जन्म से लेकर मृत्यु तक की विभिन्न अवस्थाएं प्रदर्शित करता है या फिर बदलता है, जिसे जीवन की प्रावस्था कहते हैं। तो कोई भी जीव हो, वो चाहे मेढक हो, चाहे कोई पक्षी है हो, कोई बाघ हो, या फिर कोई बाज हो, या फिर कोई मनुष्य हो, या फिर कोई अन्य जानवर, शेर हो, चूहा हो, चींटी हो, मच्छर हो, जो आपको दिख रहा है, पेड़ पौधे हों, ये सभी हमारे जीव हैं। ये जन्म होता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बीच की जो वह अवस्थाएं प्रदर्शित करता है उसे हम जीवन की प्रावस्था कहते हैं। अगर जीवन की प्रावस्था की बात करें तो जीवन की प्रावस्था 3 प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी किशोरावस्था, दूसरी होती है जनन अवस्था, और तीसरी जो होती है वो होती है जीर्णावस्था। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, देख लीजिए यहाँ पे। जीवों का जन्म से लेकर प्रजनन के पूर्व की अवधि को किशोरावस्था कहा जाता है। जीवों का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जन्म होता है, और इसको जो प्रजनन होती है, प्रजनन की पहले और जन्म के बाद की जो अवस्था होती है उसे किशोरावस्था कहते हैं। तो जीवों का जन्म से लेकर प्रजनन के पूर्व की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में जीव लैंगिक रूप से परिपक्व नहीं हो पाता। इस अवस्था में क्या होता है, कोई भी जीव होता है वह लैंगिक रूप से बिल्कुल भी परिपक्व नहीं हो पाता है। इस अवस्था में व्यक्ति की द्रुत गति से वृद्धि होती है। कोई भी हमारा व्यक्ति है, अगर वो किशोरावस्था में है, तो अगर इस अवस्था में जीव की देखें तो बहुत तेज़ी के साथ हमारी वृद्धि होती है उसके शरीर में। यह अवस्था भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। अगर इस अवस्था की बात करें जो हमारी किशोरावस्था, तो कोई भी जीव रहेगी, सभी में वो किशोरावस्था हमारी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ये शब्द आप लोग याद रखिएगा कि हर जीवों में जो किशोरावस्था भिन्न भिन्न होती है।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखते हैं जनन अवस्था। अब आता है हमारा जनन अवस्था क्या होती है। हम लोग किशोरावस्था तो जान ले, लेकिन अब आती है जनन अवस्था। तो जीवों की वह अवस्था जिसमें जीव जनन क्रिया करने में सक्षम हो जाता है उसे जनन अवस्था कहते हैं। जीवों की वह अवस्था जिसमें जीव जनन क्रिया करने में क्या हो जाता है, सक्षम हो जाता है, उसे जनन अवस्था कहते हैं। मनुष्य के प्रजनन क्षमता विकसित होने के प्रारंभिक समय को यौनारंभ कहते हैं। अगर कोई भी है हमारा जनन क्रिया करने में, मतलब कि अगर जब वह किसी जीव को जन्म देने में सक्षम हो जाए कि हम वो अब अपने समान कोई नई संतान उत्पत्ति कर सकती है, तो उसे उस अवस्था जो होती है उसे हम जनन अवस्था कहते हैं, याद रखिएगा। तो जीवों की अवस्था जिसमें जीव जनन क्रिया करने में सक्षम हो जाता है उसे हम जनन अवस्था कहते हैं। मनुष्य के प्रजनन क्षमता विकसित होने के प्रारंभिक समय को यौनारंभ कहते हैं। कोई भी मनुष्य है, अगर वो प्रजनन जो क्षमता विकसित होने के प्रारंभिक जो समय होती है उससे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो कहते हैं यौनारंभ कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्यारे दोस्तों जीर्णावस्था। अवस्था क्या होती है, जीवों के जनन के बाद की अवस्था को जीर्णा अवस्था कहा जाता है। जीवों के जनन के बाद की जो अवस्था होती है उसे जीर्णा अवस्था कहते हैं। तो जीर्णावस्था क्या होती है, जब जीव जनन के बाद, यानी कि जब वो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं, यानी कि अब वो कोई भी नई संतान उत्पन्न करने में वो सक्षम नहीं है, तो वो जो अवस्था होती है मेरे प्यारे बच्चों वो होती है आपकी जीर्णा अवस्था कहलाती है। और इसमें क्या होता है कि फिर किसी व्यक्ति का जो भी जीव रहेगा धीरे धीरे वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। नोट में देखें तो नोट में कुछ स्टार पॉइंट है। पौधे अपने जीवन काल में पुष्पों को एक या एक से अधिक बार धारण करते हैं। कोई भी हमारा पुष्प है मेरे प्यारे बच्चों, अगर अपने जीवन काल में जब वो जन्म लेता है, जब उसको हम लोग लगाते हैं ज़मीन में गाड़ते हैं तो फिर उसकी सिंचाई करते हैं, तो देखते हैं कोई पुष्प क्या होता है कि एक ही बार पुष्प लेता है, तो कोई जो फूल मतलब कि पौधे होते हैं वो 2 बार पुष्प लेते हैं या फिर कोई बार बार लेते रहते हैं। तो इसी क्रिया को हम पुष्पन कहा जाता है। जो बार बार पुष्प लेते हैं कोई भी पौधे, इसकी जो क्रिया होती है इसको पुष्पन कहते हैं। तो पुष्पन के आधार पर ही बात करें तो हम हमेशा 2 भाग में बांटते हैं, किसको, पुष्पों को। एक तो मोनोकार्पिक और दूसरा होता है पॉलीकार्पिक। तो फर्स्ट हम जानेंगे मोनोकार्पिक, फिर जानेंगे हम सेकंड पॉलीकार्पिक। तो मोनोकार्पिक मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, जो पादप अपने जीवन काल में एक बार पुष्प का धारण करे उसे मोनोकार्पिक कहा जाता है। जो पादप अपने जीवन काल में एक बार ही पुष्प धारण करे उसे क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक कहते हैं। सभी वार्षिक पौधे जैसे गेहूं, मटर, सरसों, चावल तथा द्विवर्षीय पौधे क्या हैं, जैसे कि हमारा आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे गाजर है, मूली है, गोभी है, पत्ता गोभी है इत्यादि हमारे 2 वर्षीय पौधे होते हैं। तो सभी 1 वर्षीय और द्विवर्षीय, यानी कि 1 वर्ष देखिए जैसे गेहूं की आपने बुआई कर दी, फिर इसकी क्या कर देते हैं, कटाई कर देते हैं। क्या 6 महीने पे होती है या फिर आप कह सकते साल भर में होती है, नहीं, 1 साल में केवल एक ही बार ही देगा। देखिए जैसे मटर, सरसों क्या है कि हमारे क्या होते हैं कि यह 1 साल में इसका एक समय होता है कि गर्मी के मौसम में होगा या फिर ठंडी के मौसम में होगा। चावल बरसात के मौसम में होगा, तो ठंडी के मौसम में उगा सकते क्या, नहीं उगा सकते। तो ये सब जो होते हैं 1 वर्ष में देते हैं तो उसे 1 वर्षीय कहते हैं। द्विवर्षीय में जैसे देखिए आप गाजर को 2 बार बोते हैं, एक गर्मियों के मौसम में, एक ठंडियों के मौसम में। ऐसे गोभी को 2 बार लगाते हैं, देखिए गर्मियों के मौसम में इस समय मार्केट मिल रही है और फिर जाड़े के मौसम में भी आपको मिलेगी। तो ये जो होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये द्विवर्षीय होते हैं। तो सभी 1 वर्षीय पौधे यानी सभी वार्षिक पौधे और द्विवार्षिक पौधे मोनोकार्पिक होते हैं। मोनोकार्पिक क्या होता है, जो पादप अपने जीवन काल में एक बार पुष्प का धारण करें उसे मोनोकार्पिक कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम जानेंगे द्विवर्षीय पौधे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे द्विवर्षीय पौधे क्या हैं, जैसे मूली, गाजर, गोभी इत्यादि, ये मेरे क्या होते हैं, मोनोकार्पिक होते हैं, द्विवर्षीय पौधे होते हैं। एक स्टार पॉइंट में हमेशा बात याद रखिएगा, केले में भी पुष्पन एक ही बार होता है। कोई भी केला है तो उसमें जो पुष्पन की क्रिया होगी मेरे प्यारे बच्चों वो एक ही बार होगी। पुष्पन की क्रिया केलों में कितनी बार होती है, एक ही बार होती है। अब हम लोग जानेंगे पॉलीकार्पिक क्या होती है, सभी बहुवर्षीय पौधे पूर्ण कायिक वृद्धि के पश्चात प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में ही पुष्पन धारण करता है, उसे हम पॉलीकार्पिक कहते हैं। सभी जितने भी बहुवर्षीय पौधे होते हैं वो पूर्ण कायिक वृद्धि के पश्चात प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में ही पुष्प का धारण करते हैं, जैसे पॉलीकार्पिक कहते हैं। जैसे देखिए आपके सामने यहाँ पे हमने मेंशन किया है आम, अमरूद, सेब, जामुन आदि। इसी प्रकार के जो पौधे होते हैं ये पॉलीकार्पिक पौधे होते हैं।
आम हो गया, अमरूद हो गया, सेब हो गया, जामुन हो गया आदि, ये जो पौधे होते हैं इन सभी पौधे को हम लोग पॉलीकार्पिक कहते हैं। तो पॉलीकार्पिक क्या होते हैं? सभी बहुवर्षीय पौधे पूर्ण कायिक वृद्धि के पश्चात प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में क्या पुष्प का धारण करते रहते हैं, जिसे हम पॉलीकार्पिक कहते हैं। जैसे कि आम, अमरूद, सेब, जामुन आदि, इस प्रकार के जो पौधे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों वो होते हैं पॉलीकार्पिक होते हैं। बहुवर्षीय क्या होते हैं? बहुवर्षीय पॉलीकार्पिक वृक्षों में एक बार के पुष्पन से दूसरी बार के पुष्पन के बीच की समय अवधि को पुनः प्राप्ति काल कहा जाता है। याद रखिएगा, जो भी बहुवर्षीय पौधे होते हैं, जैसे कि इस गर्मी में हमारा आम लिया, आम का अब यहाँ पे फल आया, अब नेक्स्ट गर्मी में आम का फल आएगा, तो ये जो मध्य के बीच की दूरी है इन्हें हम पुनः प्राप्ति काल कहते हैं। याद रखिएगा। एक हमारे स्टार पॉइंट में आता है, नीलगिरी पर्वत में पाए जाने वाला नीलकुरंजी नामक वृक्ष होता है। नीलगिरी पर्वत पर क्या पाया जाता है? नीलकुरंजी नामक वृक्ष, जो कि 12 वर्षों में केवल एक बार ही पुष्प का धारण करता है। नीलगिरी पर्वत पर पाए जाने वाला नीलकुरंजी वृक्ष, जो कि 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्प का धारण करता है, जो हाल ही में वर्ष 2006 में सितंबर और अक्टूबर के महीने में खिला था। याद रखिएगा, नीलगिरी पर्वत पे क्या पाया जाता है? नीलकुरंजी वृक्ष। ये अपवाद है, ये केवल 12 वर्ष में एक ही बार पुष्प का धारण करता है, जो हाल ही में 2006 में सितंबर और अक्टूबर के महीने में खिला था। अगर इसके पुष्प की कलर की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो पुष्प की जो कलर होती है नीले रंग की होती है। अब हम लोग जानेंगे लैंगिक जनन की घटनाएं, क्योंकि लैंगिक जनन हम लोग जान गए, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें लैंगिक जनन की घटनाएं क्या क्या होती हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लैंगिक जनन की घटनाएं क्या क्या हैं। यानी कि इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए लैंगिक जनन की क्या होती है, घटनाएं में क्या होती है? सभी जीवों में लैंगिक जनन की परिघटनाएं लगभग समान होती। कोई भी जीव रहेगी उसमें लैंगिक जनन की जो परिघटनाओं की बात करेंगे तो अक्सर क्या रहेगी? लगभग समान ही रहेगी। किसकी? लैंगिक जनन की घटनाएं की। जैसे जंतु एवं पादप दोनों में ही लैंगिक जनन के में विपरीत लिंग वाले युग्मक का निर्माण होता है। जंतु हो या फिर पादप हो, दोनों में ही लैंगिक जनन के विपरीत लिंग वाले युग्मक का निर्माण होता है। मतलब ये समझिएगा, यदि माता पिता है रिप्रोडक्शन की क्रिया कराए, जनन की लैंगिक जनन की क्रिया कराएं, वो चाहे जंतु हो या फिर पादप हो, अगर उनसे हमारी नई संतति बनेगी, ठीक है ना, जिसके संलयन द्वारा युग्मक, युग्माणु या फिर युग्मनज का क्या होता है? निर्माण होता है। युग्मनज के परिवर्धन एवं कोशिकीय विभेदन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। युग्मनज के परिवर्धन एवं कोशिकीय जब विभेदन के फलस्वरूप ही कोई भी हमारा ये भ्रूण का निर्माण होता है। और ये भ्रूण का निर्माण कब होगा मेरे प्यारे बच्चों? जब युग्मनज का क्या होगा? परिवर्धन होगा एवं कोशिकीय विभेदन के फलस्वरूप ही भ्रूण का क्या होता है? निर्माण होता है। याद रखिएगा। लैंगिक जनन की घटनाएं की बात करें तो लैंगिक जनन की घटनाएं 3 प्रकार की होती है। एक निषेचन पूर्व घटना, एक निषेचन पश्च घटना। निषेचन की पूर्व की घटनाएं क्या होती है, निषेचन क्या होता है और निषेचन की बाद की घटनाएं क्या होती है, इन सभी को बारे में हम आपको डिस्कशन करेंगे। तो निषेचन की पूर्व की घटना क्या होती है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और फिर हम जानेंगे फर्टिलाइजेशन, और फिर हम जानेंगे उसके बाद की पोस्ट करके जानेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं निषेचन की पूर्व की घटनाएं। निषेचन की पूर्व की घटनाएं क्या क्या होती है? जैसे कि बात समझ लीजिए, अगर आपको रोटियां तैयार करनी है तो सर्वप्रथम आपको गेहूं चाहिए, गेहूं के बाद उसका आटा चाहिए, आटा के बाद उसको गूंथ के आप पकाएंगे, फिर आपको क्या बन जाएगा? रोटी बन जाएगा। तो 3 प्रोसेस हो रही है। सर्वप्रथम हम लोग किसी पौधे से गेहूं प्राप्त कर रहे हैं, फिर उसको पिसवा के आटा बना करके हम लोग उसको रोटी बना रहे हैं, फिर उसको पका रहे हैं, तब जाके रोटी बन रही है। 3 प्रोसेस। तो यही हमारी क्या होती है? कोई भी नई संतति लैंगिंग कर रहा है, कोई भी जीव लैंगिंग कर रहा है तो उसमें 3 प्रोसेस होती है। निषेचन की पूर्व घटना, निषेचन की बाद की घटना। तो हम लोग जानेंगे निषेचन की पूर्व की घटना, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है। युग्मकों का निर्माण निषेचन से पूर्व होता है। इसका अध्ययन पूर्व निषेचन घटना में करते हैं। पूर्व निषेचन के अंतर्गत युग्मक जनन तथा युग्मक का स्थानांतरण 2 प्रक्रमों से होता है। अगर बात करेंगे हम कि निषेचन की पूर्व घटनाओं में क्या होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी निषेचन से पहले होने वाली जो घटना है उसमें हम निषेचन पूर्व की घटनाओं में अध्ययन कर, जो निषेचन के पहले की जो क्रिया होती है उन सभी का अध्ययन हम लोग निषेचन पूर्व घटनाओं में ही मेरे प्यारे बच्चों किया जाता है। पूर्व निषेचन के अंतर्गत युग्मक का जनन होता है और युग्मक का क्या होता है? हमेशा स्थानांतरण होता है, और ये 2 नामक प्रक्रमों से ही होता है। ये 2 प्रक्रमों जो इसमें 2 प्रोसेस होती है, इन्हीं को ही हम एक युग्मक जनन कर देते हैं, दूसरा युग्मक का स्थानांतरण कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे बात मेंशन की है युग्मक जनन, और फिर बात की है मेंशन यहाँ पे युग्मक स्थानांतरण। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि युग्मक जनन मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है।
तो यहाँ पे देखिए युग्मक जनन क्या होता है। युग्मक की क्रिया में नर जननांग से नर युग्मक एवं मादा जननांग से मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु। बात समझिएगा, युग्मक जनन क्या होता है। ऐसी जनन क्रिया जिसमें हमारा युग्मकों का निर्माण होता है उसे हम युग्मक जनन कहते हैं। ऐसी जनन क्रिया जिसमें युग्मक का निर्माण होता है उसे युग्मक जनन कहते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, कोई भी नर जननांग है, कोई भी नर व्यक्ति है तो उससे नर युग्मक बनेगा। कोई भी मादा युग्मक है तो उससे हमारा मादा युग्मक का निर्माण होगा। तो युग्मक जनन की क्रिया में नर जननांग से नर युग्मक, मादा जननांग से मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर में शुक्राणु होता है, मादा में अंडाणु पाया जाता है, याद रखिएगा। युग्मक जनन का यह अर्थ है कि दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण होना और यह सभी युग्मक अगुणित होते हैं। अगर युग्मक जनन का अर्थ ये होता है हमारा कि दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण होना और यह जो सभी युग्मक क्या होते हैं हमारे अगुणित होते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो नर युग्मक शुक्राणु होते हैं ये चलित होते हैं और ये हमारा चलित नहीं होते, क्योंकि मादा हमेशा स्थायी रहेगा। नर शुक्राणु जाके मादा के पास यहाँ पे जनन क्रिया करेगा तो वहाँ पे नए संतति का क्या करेगा, निर्माण करेगा। युग्मक जनन का क्या अर्थ होता है, तो यह हमारा यह अर्थ होता है कि दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण होना ही युग्मक जनन कहलाता है। यह सभी जो युग्मक होते हैं अगुणित होते हैं। अगुणित क्यों होते हैं, क्योंकि हमारा लैंगिक जनन में हमेशा और हमेशा युग्मक अगुणित होते हैं। मैंने आपको बता भी चुका है कई बार। नेक्स्ट आता है युग्मक हमारा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो लैंगिक जनन के समय बनने वाले दो प्रकार के युग्मक जो होते हैं वह अगुणित कोशिकाओं जो आपस में संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं उसे हम युग्मक कहा जाता है। लैंगिक जनन के समय बनने वाली जो दो प्रकार की वह अगुणित कोशिकाएं जो आपस में संलयित होकर द्विगुणित युग्मज का निर्माण करती हैं उसे हम युग्मक कहा जाता है। युग्मक के निर्माण में विभेदन की जो प्रक्रिया होती है उसे हम युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक के निर्माण के समय वह विभेदन की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाता है। अगर युग्मक जनन बात करें, यह दो प्रकार के होते हैं, एक अंड जनन, दूसरा हमारा शुक्राणु जनन। अब जानेंगे हम अंड जनन क्या है और शुक्राणु जनन। अगर बात करेंगे तो मतलब कि अगर हम जाने अंड जनन और शुक्राणु जनन से बात करने से पहले हम लोग युग्मक के प्रकार की बात करें तो युग्मकों के व्यवहार एवं रचना एवं प्रकृति के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो समयुग्मजी, दूसरा हमारा विषम युग्मजी बांटा गया है। तो हम लोग सर्वप्रथम किसके बारे में मेरे प्यारे बच्चों जानेंगे, समयुग्मजी युग्मज क्या होते हैं। देखिए समयुग्मक क्या होते हैं, इसमें अनेक शैवाल तथा कवकों के मध्य आकृति एवं परिमाण इनके युग्मकों के समान होते हैं लेकिन क्रियात्मक रूप से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। बात समझिएगा, इसमें समयुग्मज में हमेशा शैवाल और कवक होते हैं। इसमें क्या होता है कि इनकी आकृति एवं परिमाण इनके क्रिया युग्मों के समान होते हैं लेकिन क्रियात्मक रूप से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अगर बात करें समयुग्मक को तो इनको पॉजिटिव और निगेटिव स्ट्रेन से प्रदर्शित करते हैं। समयुग्मक को हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव स्ट्रेन से ही प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि यूलोथ्रिक्स, क्लैमाइडोमोनास, क्लैडोफोरा इत्यादि। नेक्स्ट आता है विषम युग्मज। तो इसमें अधिकांश जीवों में हमारा एक युग्मक बड़ा निष्क्रिय तथा दूसरा जो छोटा होता है वो सक्रिय होता है। विषम युग्मज को सबसे सिंपल परिभाषा देखें तो इसमें हमारे दो युग्मक बनती हैं, एक तो बड़ा युग्मक बनता है, दूसरा छोटा युग्मक बनता है। जो बड़ा युग्मक रहेगा वो हमेशा और हमेशा निष्क्रिय रहेगा। जो बड़ा युग्मक बनेगा वो हमारा क्या रहेगा, निष्क्रिय रहेगा, और जो छोटा युग्मक बनेगा वो क्या रहेगा हमारा प्यारे दोस्तों, सक्रिय रहेगा, जिसे हम विषम युग्मज कहते हैं। अगर कुछ स्टार पॉइंट में देखें तो इसमें नर युग्मक जो होता है छोटा रहेगा एवं सक्रिय रहेगा। अगर जो नर युग्मक इसमें बनेगा वो छोटा रहेगा और क्या रहेगा, सक्रिय रहेगा, लेकिन जो मादा युग्मक रहेगा वो बड़ा एवं क्या रहेगा, निष्क्रिय रहेगा। तो अगर हम बात करें विषम युग्मक में तो इसमें जो नर युग्मक तैयार होगा और मादा युग्मक बनेगा। जो नर युग्मक छोटा रहेगा और सक्रिय रहेगा लेकिन मादा युग्मक बड़ा और क्या रहेगा, निष्क्रिय रहेगा। इसमें नर युग्मक को पुम्मड़, याद रखना, नर युग्मक को क्या कहते हैं, पुम्मड़, न कि पुमंग लिख देना कि पुमंग लिख के चले आए। तो नर युग्मक को पुम्मड़ एवं मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है, या फिर आप बात कर सकते हैं शुक्राणु। शुक्राणु भी है, इसको पुम्मड़ या फिर क्या बोलते हैं हम, शुक्राणु लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसे शुक्राणु भी कर लीजिए क्योंकि शुक्राणु एक ही है, अंडाणु या फिर शुक्राणु। तो नर युग्मक को शुक्राणु एवं मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। जैसे कि हमारा शैवाल, इसमें शैवाल एक हम बेस्ट डिफिनीसन ले सकते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसमें कुछ हम लोग
देख लेते हैं क्योंकि हमारा छूट गया था। हम लोग जानते हैं मौसमी प्रजनक क्या होते। थोड़ा मौसमी प्रजनक क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो लिख देना है, ऐसे जंतु जो किसी मौसम विशेष में जनन या प्रजनन करते हैं उसे मौसमी प्रजनक कहते हैं। ऐसे जंतु जो किसी मौसम विशेष में जनन या फिर प्रजनन की क्रिया करते हैं उसे मौसमी प्रजनक कहते हैं। जैसे कि इसमें ऐसे सभी जीव आते हैं जो यह वन्य जीव, अधिकतर इसमें वन्य जीव परिस्थितियों के जितने भी पक्षी मौसमी प्रजनक ही होते हैं। मौसमी प्रजनक एक्चुअली में होता क्या है, जो हमारा किसी मौसम में ही जन्म करे बच्चों का। जैसे कि देखिए पैरट में तोता क्या होते हैं कि वह एक ही समय में, जैसे गर्मियों के मौसम में अपने बच्चों को देते हैं तो हमेशा मौसमी प्रजनक होते हैं जो कि एक समय में देते हैं। लेकिन मनुष्य और कुत्ते की बात करें तो ये हमेशा देखते हैं निरंतर। कुत्ते तो अलग कर लिए, लेकिन अगर मनुष्य की बात करें तो ये इनका जो जन्म होता है बच्चे को अपने हमेशा जन्म देते रहते हैं। आए दिन हम देखते हैं कि हर दिन जन्म होते रहते हैं। तो क्या मौसमी मानेंगे? क्या नहीं, ये सब हमारे अमौसमी हैं। तो मौसमी प्रजनक क्या होते हैं? ऐसे जंतु जो किसी मौसम विशेष में ही प्रजनन की क्रिया करते हैं उसे मौसमी प्रजनक कहते हैं। इसमें हमारे सभी वन्य जीव परिस्थितियों के पक्षी मौसमी प्रजनक होते हैं। कुछ प्रवासी पक्षी भी मौसमी प्रजनक होते हैं, याद रखिएगा। और प्रकृति में वन्य स्तनधारी प्राणी भी मौसमी प्रजनक होते हैं। मौसमी प्रजनक को हमने जाना। अब अगर हम इसमें देखें कि और अमौसमी प्रजनक क्या होते हैं, तो जो मौसम में ना करें, कभी भी रिप्रोडक्शन की क्रिया करके नई संतान की उत्पत्ति कर लें तो उसे हम अमौसमी प्रजनक मेरे प्यारे बच्चों हमेशा और हमेशा क्रिएट करेंगे, उसको लिखेंगे जो भी रहेगा। और हम आपको देख सकते हैं इसमें बेहद ही आपको अच्छी भाषा में, सबसे सरल भाषा में नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इससे अच्छा आपको वीडियो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला। ये क्लास 12th का पार्ट 4 है हमारा बायोलॉजी का, और एक और पार्ट आएगा उसमें आपको पूरा हो सकेगा तो कवर करा देंगे। बस अंतिम पार्ट, फिर हम लोग पार्ट 2 तो आपका अपलोड ही कर दिए हैं। आपको हम लोग सीधा आपको ले चलेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 3 में यानी कि आप कह सकते हैं भाग 3 यानी कि चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ाएंगे। लेकिन ये सभी आप देख लीजिएगा और सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। चैनल कब अच्छा लगे? जब वीडियो अच्छा लगेगा। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।